Now let us see chapter 5 of internal security, which is terrorism. टेररिज्म के ऊपर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भाई कोई एक सिंगल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है। कोई भी सिंगल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि वन मैन्स टेररिस्ट इज अनदर मैन्स रेवोल्यूशनरी। फॉर एग्जांपल, बलूचिस्तान की जो लिबरेशन आर्मी है वो पाकिस्तान के लिए क्या है, वो टेररिस्ट्स हैं। लेकिन हमारे पर्सपेक्टिव में तो हम यही कहेंगे ना कि वो लोग, पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के साथ सौतेला बिहार व्यवहार किया। अब बलूचिस्तान अपनी लिबरेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? फॉर अस बीएलए इज नॉट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इट इज नॉट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। कि इंटरनेशनल फोरम में कभी भी बीएलए को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने की बात करेंगे? हम नहीं करेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, लश्कर ए तैयबा एलईटी जिसको कहते हैं, या जैश ए मोहम्मद, हमारे लिए ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। या फिर जेकेएलएफ अभी हमने देखा, ये हमारे लिए टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। बट पाकिस्तान के लिए ये लोग क्या होंगे? पाकिस्तान के लिए ये, पाकिस्तान कहेगा कि ये सब तो भाई जम्मू कश्मीर की लिबरेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। दैट इज वाई वी डोंट हैव अ सिंगल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन। तो इसमें आप ऐसे नहीं लिखोगे एज पर यूनाइटेड नेशन, लिखोगे भाई वो ऐसे जीरो काटेगा और अगले वालों में भी ऐसे ही कर देगा। यूपीएससी भाई वो नेगेटिव नंबर भी रिवॉर्ड करती होगी मेरे को लगता है, या फिर अगर जो इवैल्यूएटर है उसका मूड ही नेगेटिव हो गया, तुम तो गए। तो टेररिज्म में हम क्या लिखेंगे कि क्रिमिनल एक्ट्स इंटेंडेड और कैलकुलेटेड टू प्रोवोक अ स्टेट ऑफ टेरर इन जनरल पब्लिक, अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और व पर्टिकुलर पर्सन्स फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस। अब इतना तो आप नहीं बोल लिख सकते, है ना। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि, मतलब एग्जामिनेशन में आप कैसे लिखोगे? क्रिमिनल एक्ट्स विच आर इंटेंडेड टू प्रोवोक अ स्टेट ऑफ टेरर, which are intended to provoke a state of terror for political purposes। हो गया, criminal acts which are intended to provoke a state of terror for political purposes, वो टेररिज्म होती है। खत्म। चलिए, अब यहाँ पे यूएपीए है हमारा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसके सेक्शन 15 के अंदर टेररिस्ट एक्ट को हमने डिफाइन कर रखा है। तो हमने क्या कहा है? हमने कहा है कि एनी एक्ट intended to threaten or likely to threaten what? Threaten the unity, integrity, security, integrity, security, economic security or sovereignty, or to strike dread in the people or any segment of people in India or abroad। देख रहे हो, है ना। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा, क्या, कोई भी ऐसा एक्ट, अटैक नहीं, एक्ट विच इज इंटेंडेड टू थ्रेटन और लाइकली टू थ्रेटन, ऐसा लिखना हम एग्जाम में नहीं लिख सकते। आप क्या लिखोगे? विच इज इंटेंडेड टू थ्रेटन इंडियाज यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी। ठीक है, अगर आपको नहीं लिखना इकोनॉमिक सिक्योरिटी तो आप लिख सकते हो यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, और स्ट्राइक ड्रेड मतलब डर, है ना, स्ट्राइक ड्रेड इन द पीपल और सेगमेंट ऑफ पीपल इन इंडिया और अब्रॉड, वी विल कॉल इट एज अ टेररिस्ट एक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कॉजेज ऑफ टेररिज्म क्या है। भारत के अंदर रिलीजियस फंडामेंटलिज्म हमको दिखती है, कैसे? रिलीजियस फंडामेंटलिज्म एंड रेडिकलाइजेशन। जब सिख सेपरेटिज्म मूवमेंट आई तो उससे खालिस्तानी खालिस्तानी मूवमेंट खड़ी हो गई। इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी हमको जम्मू एंड कश्मीर में दिखती है। पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी जो है वो टेररिज्म का ब्रीडिंग ग्राउंड बनती है, ये हमको नक्सलिज्म की फॉर्म में दिख जाती है। हमको नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी में ये सब दिखता है। एक सेंस ऑफ एलियनेशन और डिस्क्रिमिनेशन हमको दिखती है, जो कि विच वाज फेल्ट बाय व्हाट, मार्जिनलाइज्ड मुस्लिम यूथ इन यूरोप, है ना, या कश्मीरी यूथ जो कि इंडिया में थी जिसने की मिलिटेंसी को अपनाया इन 1990s, है ना। ऐसे करके आप लिखोगे। इसके बाद आप लिखोगे कि इसके पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं। लैक ऑफ ऑपरेशन, लैक ऑफ रिप्रेशन एंड डिनाइड ऑटोनॉमी कॉजिंग वायलेंट मूवमेंट्स। और इसका आप एग्जांपल क्या दे सकते हो कि पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से ऐसा कब होता है? मे बी वी कैन राइट अबाउट बलाचिस्तान लिबरेशन आर्मी, है ना। तो हम कहेंगे कि बीएलए ने अभी जो किया, है ना, जैसे मतलब जब भी पॉलिटिकल बात आएगी ना, मैं अपने देश के पॉलिटिकल विंग के बारे में नहीं लिखना प्रेफर करूंगा। और ये एक ब्रॉड टॉपिक है टेररिज्म, क्या भारत के बारे में ही लिखेगा? नहीं ना। तो इसलिए जीएस 3 में ना ये एक थोड़ा सा देख लेना कि इंडिया पर्सपेक्टिव से लिखना है या ग्लोबल पर्सपेक्टिव से। ऐसे ही मान लीजिए यूपीएससी ने आपसे पूछा है कि फिशिंग, मतलब जो फिशिंग है ना, लोकेशन ऑफ फिशिंग इंडस्ट्री के बारे में बोलो। वहां पे इंडिया नहीं लिखा, तो भाई पूरे के पूरे बीचेस मत मार्क कर देना, पैन इंडिया आपको बताना है ना। आपको जापान, चाइना, फिर उसके बाद साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, फिर उसके बाद बांग्लादेश, फिर उसके बाद इंडिया, फिर उसके बाद अफ्रीका के कुछ कंट्रीज, फिर उसके बाद ब्राजील, ऊपर जाके अमेरिका, है ना। ये सारा का सारा लिखना पड़ेगा, तो वो आप ध्यान में रखना, ठीक है।
चलिए, इसके बाद यहाँ पे लिखा है सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज की वजह से भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आसाम इंसर्जेंसी क्यों आई? क्योंकि इनको लगा कि जो मुस्लिम्स हैं ना, उनके थ्रू मुस्लिम्स की आने की वजह से, जो कि 1971 में आए थे बांग्लादेश से, उनके आने की वजह से इनके जो कल्चर है ना, इट इज इट इट देयर इज अ थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन उनके कल्चर को। तो इसलिए आसाम के जो यूथ थी उन लोगों ने क्या बना दिया? उल्फा बना लिया। क्या बना लिया? उल्फा बना लिया। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम बना लिया। फिर इसके बाद रोल ऑफ टेक्नोलॉजी भी है। यहाँ पे कह रहे हैं कि आईसिस जो है वो टेलीग्राम चैनल्स का इस्तेमाल करती है। फिर उसके बाद इंडिया के अंदर व्हाट्सएप, टेलीग्राम, रिक्रूटमेंट एंड प्लानिंग का इस्तेमाल होता है। तो 2018 में यूपी का एक मॉड्यूल जो था वो उसको बस्ट करा, जहाँ पे ये लोग क्या कर रहे थे, जो आईसिस थी है ना, वो क्या कर रही थी, इंडियंस को रिक्रूट और रेगुलरली रेडिकलाइज कर रही थी। ठीक है। यहाँ पे कह रहे इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म क्या है? पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा भाई? सिंपल सी बात है, इट इरोड्स डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। ये देश की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को वीकन करता है, जैसे इंदिरा गांधी जी की असैसिनेशन या फिर राजीव गांधी जी की असैसिनेशन। और इसी के साथ साथ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को कैसे इरोड करता है? अब टेररिज्म है। टेररिज्म को काउंटर करने के लिए क्या होगा? स्टेट थोड़ा सा हैवी हैंड इस्तेमाल करेगी और ऐसे प्रोविजंस लेकर आएगी, जैसे कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, है ना, जहाँ पे आर्म फोर्सेस के पास बहुत स्पेशल पावर होती है। और उससे कभी-कभी ऐसा होता है कि सिविल लिबर्टीज जो होती हैं वो भी इरोड हो जाती हैं। इससे सोशल इम्पैक्ट भी होगा। कैसे? क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान के जो आईटी सेल्स हैं, है ना, वो देश के अंदर जो कम्युनल फॉल्ट लाइन्स है उनको उनको आई वुड से कि उन कम्युनल क्लीवेजेस को वो एक्सप्लॉइट करने का काम करते हैं। जैसे कि ये लोग क्या करेंगे, सिखों को खालिस्तान खालिस्तान बोलते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे, है ना। जितना हिंदू मुस्लिम सोशल मीडिया पे होता है ना, आप जब आप उस अकाउंट पे क्लिक करते हो, ओरिजिन पे क्लिक करते हो और देखते हो कि उस अकाउंट ने कौन से दूसरे अकाउंट्स को फॉलो करा है, तो आपको दिखता है कि मेजोरिटी ऑफ जो अकाउंट वो अकाउंट फॉलो कर रहा है, जो हिंदू मुस्लिम कर रहा है, उसने फॉलो किया है पाकिस्तानी चैनल्स को, है ना। पाकिस्तानी चैनल्स को वो फॉलो कर रहा है। तो समझ में आता है कि भाई वो बन रहे हैं कि वो इंडियन है, बट वो हैं पाकिस्तानी आईटी सेल के बॉट चैनल्स। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका क्या होगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर को, मतलब टेररिज्म है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर देती है ना। बहुत सारे जो टेरर अटैक्स होते हैं, जैसे 9/11 का टेरर अटैक था, ताज होटल पे 26/11 का हमला था, है ना। ये सारी चीजें आपको लिखनी होती हैं। इट रिड्यूसेस इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, जैसे कि 26/11 26/11 जब हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से भारत के अंदर जो एफडीआई इनफ्लो हो रहा था ना, वो भी उसका उसमें एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आया था। इसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं इम्पैक्ट ऑन टूरिज्म क्या होगा। सिंपल सी बात है भाई, जो टूरिस्ट फुटफॉल होगा वो नीचे जाएगा, जो कि हमको पहलगाम टेरर अटैक के बाद भी दिखा, हमको 26/11 के मुंबई हमले के बाद दिखा। लोकल लाइवलीहुड्स डिसरप्ट हो जाएंगी, पॉवर्टी बढ़ जाएगी, और लोकल लोग क्या करेंगे, फिर जो यूथ होगी, इट विल बी मोर प्रोन टू रेडिकलाइजेशन। इट प्रमोट्स नेगेटिव ग्लोबल परसेप्शन। अगर हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, तो क्या हम हमारे बैकडोर्स के अंदर टेरर एक्टिविटीज को टॉलरेट कर पाएंगे? नहीं ना। वो कहेंगे आपको हम कैसे मान ले विश्व गुरु, आपके यहाँ तो अभी भी क्या कहते हैं, मतलब बाउंड्री डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, टेरिटरी आपकी डिस्प्यूटेड है ना। तो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट इन द एग्जामिनेशन कि इसके इम्पैक्ट कैसे होते हैं, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ऐसे करके आपको लिखने हैं भाई। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप जीएस 3 का पेपर लिख रहे हो ना भाई, पेस्टल लगाना, बहुत प्यारे प्यारे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया पॉइंट आएंगे। मतलब पहले आपने पॉलिटिकल लिखा, फिर इकोनॉमिक लिखा, फिर सोशल लिखा, टेक्नोलॉजिकल लिखा, एडमिनिस्ट्रेटिव लिखा, हिस्टोरिकल लिखा, है ना। ऐसे करके फिर इन्वायरमेंटल भी डाल दिया। तो ऐसे करके पूरा, मतलब ही पास्ता, मैंने तो ही पास्ता करके भी बना सकते हो, जैसे मर्जी चाहे बना लो। बट ये वाले पर्सपेक्टिव से जीएस 3 में लिखोगे, नंबर मिलेंगे। अब आपको लोग कहते हैं पेस्टल मत लगाओ, अबे एग्जाम में पेस्टल भी नहीं लग रहा लोगों से। ठीक है। वो पेस्टल लगाते थे जो 2015 16 17 में पास आउट हुए, 20 तक। उसके बाद इतना डिस्करेज करा है ना पेस्टल को, कि कोई लगा ही नहीं रहा पेस्टल। तो मैं कहूंगा इट इज टाइम फॉर अस टू रिवाइव पेस्टल अप्रोच इन यूपीएससी आंसर राइटिंग। ठीक है। आप लगा के अपने लिखना और आंसर चेक करना, देखना आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे लिखा है स्टेप्स टेकन बाय इंडिया टू डील विद टेररिज्म क्या है। हमने नेशनल सिक्योरिटी ग्रिड बनाई है, नेट ग्रिड हमने बनाई। ये हमने कब बनाई? जब 26/11 का हमला हुआ।
26/11 के हमले के बाद हमने क्या किया, नेट ग्रिड बनाई। इसमें क्या होगा, नेट ग्रिड ना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, जैसे कि बिग डेटा एनालिटिक्स इसका इस्तेमाल करेगी, और ये जो वास्ट वॉल्यूम ऑफ डेटा आता है, इंटेलिजेंस डेटा आता है, इसको प्रोसेस करेंगे कंप्यूटर्स, और एक एक्शनेबल आउटपुट देंगे कि मतलब अच्छा ठीक है कि 12 जगह से ये बात आ रही है कि पुलवामा में हमला हो सकता है, तो फिर क्या होगा, पुलवामा का जो अटैक होगा उसको रोकने की कोशिश की जाएगी, है ना। ऐसे होता है ना कि मान लो कि भारत की इंटेलिजेंस में 12 तो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो सारे के सारे, जैसे पुलिस की अपनी इंटेलिजेंस होगी, आर्मी की अपनी होगी, एयरफोर्स की अपनी, नेवी की अपनी, रॉ की अपनी, फिर उसके बाद आईबी की अपनी, एनआईबी की अपनी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की अपनी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की अपनी, है ना। तो इन सब का डेटा नेट ग्रिड में आ जाएगा, और नेट ग्रिड में आके समझ में आएगा कि भाई कि वो हॉटस्पॉट्स कहाँ हैं जहाँ पे एक पॉसिबल थ्रेट दिख रहा है। फिर उन हॉटस्पॉट्स के अंदर ये लोग क्या करेंगे, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन करके उस थ्रेट को ये लोग क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। तो नेट ग्रिड हमने बनाया ताकि डेटा की क्या हो सके, जो इंटर एजेंसी डेटा डेटा कोऑर्डिनेशन, और मल्टी एजेंसी सेंटर हमने बनाए जहां पर क्या होगा, हर से एजेंसी जो होगी अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजेगी, ताकि क्या हो सके, हर एजेंसी के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छी हो सके। इसके बाद हमने 4 एनएसजी के ग्रुप बनाए हैं ना, तो वो अब पहले की बात है, छोड़ो। यहाँ पे अब देखो लेजिस्लेटिव मेजर्स हमने क्या लिए हैं, टेरर एक्ट्स को रोकने के लिए हमने यूएपीए बनाया है। यूएपीए के नीचे आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशंस को आप टेररिस्ट, इंडिविजुअल्स को टेररिस्ट और एसोसिएशन को टेरर एसोसिएशंस डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। यू कैन नाउ यू कैन नाउ डिक्लेयर इंडिविजुअल्स एज टेररिस्ट, ठीक है। जो एनआईए के ऑफिसर्स होते हैं उनके पास पावर होती है इनको इन्वेस्टिगेट करने की, कौन, इंस्पेक्टर और अबव जो ऑफिसर्स होंगे वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं टेरर रिलेटेड केसेस को। और अभी अभी हमने यूएपीए को अमेंड करके यहाँ पे न्यूक्लियर टेररिज्म का भी जो शेड्यूल है उसको भी ऐड करा है। क्या ये इंपॉर्टेंट है? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज ओके। न्यूक्लियर टेररिज्म का मतलब क्या होता है कि एक पॉसिबल थ्रेट है कि कल अगर किसी एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो वो आपके ऊपर वो बम मार सकती हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है भाई, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन आप अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आप पे बम मारती है तो तुम उस ऑर्गेनाइजेशन पे बम मारोगे नहीं ना, तुम तो देश पे बम मारोगे। इसलिए न्यूक्लियर टेररिज्म जो होती है वो ऐसे स्ट्रेटेजिक मेजर्स लेना चाहती है जिससे कि इंडिया मतलब इंटरनेशनल फोरा को क्यों रैली करे या फिर लॉबी करे ताकि किसी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन के पास न्यूक्लियर वेपन्स ना आए। इसके बाद यहाँ पे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए होती है, ठीक है। ये जो इसके ना कुछ स्केड्यूल्ड ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है, उन स्केड्यूल्ड ऑफेंसेस को एनआईए देखती है। वो स्केड्यूल्ड ऑफेंसेस कौन कौन से होते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटरफिट करेंसी, इलीगल आर्म्स की सेल, साइबर टेररिज्म, एंड इसी के साथ साथ एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट ऑफ एक्ट 1908 वायलेशंस, मतलब एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट ऑफ 1908, उसमें अगर कोई मतलब कोई एक्सप्लोजिव सब्सटेंस रखेगा तो उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटरफिट करेंसी, इलीगल आर्म्स सेल एंड साइबर साइबर टेररिज्म, तो ये सारी चीजें कौन देखेगा, एनआईए। अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने एक और बॉडी देखी थी, वो कौन सी थी, ओके दैट वाज एनआईए ओनली, ठीक है। तो एनआईए हो गया, हमको एनआईए का मैंडेट पता चल गया, है ना। आप कैसे लिखोगे एग्जाम में, एनआईए वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर एनआईए एक्ट 2008, है ना। इट इज अ सेंट्रल एजेंसी which central agency to investigate scheduled offenses which include human trafficking, counterfeit currency, illegal arms sale, फिर उसके बाद साइबर टेररिज्म एंड एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट। एनआईए ऑल्सो ऑर्गेनाइजेस स्पेशल कोर्ट्स फॉर स्पीडी ट्रायल। ऐसे करके आपको लिखना है, बस आपका हो गया, आपका काम खत्म हो गया। एनआईए का इतना आपको पता होना चाहिए कि एनआईए एनआईए एक्ट के नीचे आती है। यूपीएससी ने ना ऑलरेडी इसको पूछ लिया था, 2019 में यूपीएससी ने पूछा था, क्योंकि एनआईए अमेंडमेंट एक्ट आया था। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि कोई भी बॉडी जो कि देश की नेशनल सिक्योरिटी में एंगेज्ड है, अगर उसके अंदर कोई अमेंडमेंट आ रही है तो भाई यूपीएससी उसको पूछ सकती है। वो थोड़ा सा एक हॉट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कभी भी टेररिज्म के बारे में बात आएगी तो आपको वे फॉरवर्ड लिखना है। वो तो हर कोई बोलेगा ना, वे फॉरवर्ड में बोलेगा कि इंटेलिजेंस नेटवर्क अच्छे करो, जस्टिस डिलीवरी अच्छी करो, टेरर फाइनेंसिंग को कम करो, सेंटर स्टेट रिलेशन को ठीक करो, है ना, ग्रेटर ऑटोनॉमी दो। लेकिन भाई ऐसे स्पेसिफिक सॉल्यूशन देने पे ज्यादा अच्छा लगता है। आप लिखोगे कि नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर जो हो, है ना, इसको हमको क्रिएट करना चाहिए, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर। यहाँ पर क्या होगा, सारी की सारी एजेंसीज आएंगी और वो अपनी इंटेलिजेंस शेयर करेंगी, ठीक है। और यहाँ पे एक
आई वुड से कि इन मल्टी मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन होगी, एंड उससे क्या होगा, देश के अंदर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को स्पीयर हेड हम कर पाएंगे। ऐसे करके आपको लिखना होता है एग्जाम में। ठीक है। अब देखो यूपीएससी के अंदर उसके जो फेवरेट चीजें क्या होती है ना, जैसे कोई भी नया नया शब्द आएगा तो यूपीएससी उनको डालने की कोशिश करती है। ठीक है, आपसे पूछने की कोशिश करती है ये जानने के लिए कि तेरे को ये पता भी है कि नहीं। जैसे प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? दे दीज आर ग्रुप प्रॉक्सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर ग्रुप स्पॉन्सर्ड डायरेक्टली बाय द एक्सटर्नल एक्टर्स, चाहे वो स्टेट हो या नॉन स्टेट हो, टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स विदाउट डायरेक्ट एट्रीब्यूशन। ठीक है। अब हम सबने देखा कि धीरे धीरे क्या हो रहा था कि हम ना पाकिस्तान को कॉर्नर कर रहे थे। कारगिल वॉर हो गई, या फिर 1948 1949 में जब सीज फायर हुआ तो हमने प्रूफ दिखाया कि पाकिस्तान पाकिस्तान जो है वो उसके पाकिस्तान इन्वॉल्व थी 1947 48 की वॉर में भी। वो मिलिटेंट नहीं थे, वो पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स थे। इसके बाद हमने 1999 में जब कारगिल वॉर हुई तो हम लोगों ने प्रूफ दिखाया कि ये देखो, ये इनके रैंक्ड सोल्जर्स हैं, है ना, इनके आइडेंटिटी कार्ड्स हम लोगों ने दिखाए, रैंक्ड सोल्जर्स सोल्जर्स हैं इन सिविलियन यूनिफॉर्म। तो उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान का मतलब पूरी बेइज्जती होने लग गई, पाकिस्तान की चीची थू थू होने लग गई। तो पाकिस्तान ने ये कहा कि अब हम क्या करेंगे, हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे इंडिया के अंदर और उनको इनडायरेक्टली सपोर्ट करेंगे। कैसे? फंड्स देके उनको इनडायरेक्टली फंड देके सपोर्ट करेंगे। ये काम हमारा करेंगे लेकिन नाम इनका खराब होगा, पाकिस्तान का नाम खराब नहीं होगा। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस दे आर स्पॉन्सर्ड बाय द एक्सटर्नल एक्टर्स। ठीक है, टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स विदाउट डायरेक्ट एट्रीब्यूशन। कि अब हम ना सीधा पाकिस्तान को नहीं कहते हैं ना, जैसे जेकेएलएफ है, जेकेएलएफ होगी, मान लो जेकेएलएफ कुछ करती भी है, ठीक है, फ्यूचर में, तो हम पाकिस्तान ने जेकेएलएफ को आर्म्स दिए, पैसे दिए, है ना। लेकिन जब जेकेएलएफ कहेगी कि हमने किया, तो हम पाकिस्तान की तरफ नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि जेकेएलएफ जो है, जम्मू जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो होगा, ये कहेगा कि भाई ये तो हम लोग हैं, है ना, हम तो खुद ही कश्मीरी हैं, हम तो कश्मीरी यूथ है, ऐसी बातें होंगी। तो पाकिस्तान कहेगा कि ये इंडिया इंडिया के अंदर रहने वाले कश्मीरी हैं, वही इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, ऐसी बातें करेगा। तो इसको कहते हैं प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो ये 2016 में लड़ने का तरीका था। अब क्या आ चुकी हैं, अब नए नए आ चुके हैं, जैसे कि आजकल हाइब्रिड टेररिस्ट आपको दिखेगा, आपको रेडिकलाइजेशन दिखेगी, आपको लोन वुल्फ अटैक ज्यादा दिखेंगे। ठीक है, आजकल ये सब चल रहा है। ठीक है, बायो टेररिज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमको करना है। ठीक है, बस उसके बाद ये पीडीएफ खत्म है, बहुत कम बचा है, बहुत थोड़ी सी ये चैप्टर्स बचे हुए हैं। आपको समझ में प्रॉक्सी वॉर क्या होती है? यहीं पर फिर आपको एग्जाम्पल लेना है, किसका? लश्कर ए तैयबा का, एंड जैश ए मोहम्मद का, एंड द रेसिस्टेंस फ्रंट। द रेसिस्टेंस फ्रंट ये सारे के सारे। तो रेसिस्टेंस फ्रंट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये सब कहाँ पे ऑपरेट करते हैं? ये ऑपरेट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। और ये जो द रेसिस्टेंस फ्रंट है ना, टीआरएफ, ये अभी अभी आया है। कब आया है ये? इट इमर्ज्ड आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 317 2019। तो आपको ना ये when you will write this name in the examination, this will show that you are somebody who genuinely understands national security. क्यों? क्योंकि ये बॉडी ही अभी आई है ना, प्रेजेंस में ही अभी आई है, द रेसिस्टेंस फ्रंट। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे फ्लावर वाले उसमें डाल दिया बॉक्स में। ठीक है, कभी भी आप जम्मू कश्मीर के बारे में लिखोगे तो आप लिखोगे कि नई बॉडीज को हमको ऑर्गेनाइज नहीं होने देना, जैसे कि द रेसिस्टेंस फ्रंट, जो कि कैसी है, ये टेक savvy है, मतलब इनके इसके अंदर भाई इंजीनियर लड़के भी हैं, तो इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये लोग एंड टू एंड इंक्रिप्टेड एप्लीकेशंस लाइक टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो लाइक दिस यू हैव टू राइट इन द एग्जामिनेशन। चलिए, अब यहाँ पे लिखा है चैलेंजेस इन न्यूट्रलाइजिंग दिस प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है, दिक्कत क्या होती है कि भाई इनका जो मेन सरगना है पाकिस्तान में या बाहर बैठा हुआ, वो हमको नहीं दिखता। तो दिक्कत क्या है? प्रूविंग देयर एक्सटर्नल लिंकेज इज वेरी डिफिकल्ट। इसके बाद भाई डिसरप्टिंग लोकल सपोर्ट नेटवर्क इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। इसी के साथ साथ जो ये जो प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये तो इंडिया के अंदर है ना। जैसे भाई ये जो रेसिस्टेंस फ्रंट है, ये तो पाकिस्तान पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में रहता है। जैसे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बारे में एक बार एक समय पे कहा जाता था, वैसे ही टीआरएफ भी है ना। तो ये जो है, क्या कहते हैं इसको, कौन सा था ये,
टीआरएफ द रेसिस्टेंस फ्रंट, है ना? तो इसको भाई, ये लोकल रिक्रूटमेंट कर रहा है टीआरएफ, इसको हम कैसे रोके, कैसे इसको ठीक करें? और टीआरएफ को सपोर्ट जो आती है कहाँ से? क्रॉस बॉर्डर से। इसको इसको हम कैसे रोकें? एंड मेंटेनिंग इंटरनेशनल कंसेंसस, अचीविंग अ यूनिफाइड ग्लोबल स्टांस अगेंस्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कैन बी हैम्पर्ड बाय द जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन, है ना? जैसे कि अभी आईसिस हो गई, आईएसआईएस हो गई, है ना? है ना? एक तरफ मतलब रशिया है, यूएसए है, और एक तरफ रशिया है। आईसिस जो होगा, है ना, एक तरफ एनिमी है और एक तरफ फ्रेंड है। क्यों? क्योंकि मतलब सपोर्ट करती है ना कंट्रीज। तो ये चीज हमको समझने की जरूरत है कि आईसिस एक तरफ दुश्मन है, दूसरी तरफ क्या है? पार्टनर है। ठीक है। सो दिस इज अ प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग, कि जो प्रॉक्सीज होती हैं ना, इनको ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है। ढूंढ लिया तो इनके लिंकेजेस को निकालना डिफिकल्ट है, इनके सपोर्ट नेटवर्क्स को तोड़ना डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करेंगे? क्रिप्टो क्रिप्टो के अंदर, मतलब क्रिप्टो में चले जाएंगे। तो क्रिप्टो से फिर कैसे ढूंढोगे बताओ? क्रिप्टो करेंसी बनी ही इसलिए ताकि कोई भी ट्रांजैक्शन का फुटप्रिंट ना आए, है ना, अनोनिमिटी के लिए। तो ये क्रिप्टो का इस्तेमाल करते हैं। दे आर टेक सेवी, दे आर टेक सेवी, सो दिस इज द प्रॉब्लम। वे फॉरवर्ड क्या होगा? वे फॉरवर्ड सिंपल सी बात है, इंटेलिजेंस गैदर करो, काउंटर टेररिज्म मतलब काउंटर टेररिज्म करो। फिर इसी के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा? रेडिकलाइजेशन को कम करो, बॉर्डर की सिक्योरिटी को बढ़ाओ, इंटरनेशनल प्रेशर लेकर आओ। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस के अंदर पाकिस्तान को नेम एंड शेम करो, एंड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट होती है उसके अंदर पाकिस्तान को डालने की बात करनी चाहिए। भाई ये सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशंस होती हैं। सेकंड एआरसी देख कर ना, वो जो इवैल्यूएटर होता है भाई, वो भी खुश हो जाता होगा कि हाँ भाई इसने कुछ तो पढ़ा है। सेकंड एआरसी रिकमेंडेशन क्या थी? सबसे पहली चीज, आप डिफाइन करो कि टेररिज्म क्या होती है। दूसरा, भारत के अंदर एक एंटी टेरर लॉ होना चाहिए। इसके बाद टेररिज्म के लिए हमको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लगानी है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लेकर आओ, जो जिसमें कि हमने एनआईए 2008 में लेकर आ गए। कॉम्बैट टेरर फाइनेंसिंग, पीएमएलए में अमेंडमेंट करो, एंड ब्रॉडर प्रेडिकेट ऑफेंसेस एंड फाइनेंशियल ट्रैकिंग। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मतलब जो जो पीएमएलए अमेंडमेंट हम करो, और उस पीएमएलए अमेंडमेंट जो हम करेंगे, उसके अंदर जो प्रेडिकेट ऑफेंसेस है, मतलब उनको थोड़ा और ब्रॉड करो। कि मतलब ये कह रहे हैं कि अभी भी जो जिसके नीचे पीएमएलए के नीचे जो ईडी काम करती है, उसकी स्कोप बहुत छोटी है, आप उन ऑफेंसेस को थोड़ा और ब्रॉड करो। फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि रोल ऑफ सिटीजन इन सिविल सोसाइटी भी है। आपको पब्लिक अवेयरनेस करनी है, मीडिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, और कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। ठीक है। चलिए, और हमने देखा था ऊपर नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर बनाना है ताकि इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन हो सके। हम लोगों ने और क्या क्या किया है ना? अगर हम लोगों ने और क्या क्या किया है, सबसे पहली चीज है नेट ग्रिड, है ना? नेट ग्रिड, हम लोगों ने नेट ग्रिड बनाई है। इसके बाद एमएसी मैक, मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन मैक हमने बनाया है। इसके बाद सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशन मुझे पता है, सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशन पता है। हम कहेंगे कि ऑन ग्राउंड भी हम लोगों ने क्या करा है? हम लोगों ने ऑपरेशन सद्भावना बनाई है, ऑपरेशन सद्भावना फॉर कम्युनिटी एंगेजमेंट। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे डेवलपमेंट करी है, गवर्नेंस करी है ना, ये सारी चीजें आपको लिखनी होती हैं। फिर आप इसी के साथ लिखोगे, आप काउंटर टेरर ऑपरेशन हमने किए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लिखोगे कि बालाकोट की स्ट्राइक्स थी, है ना? फिर उसके बाद उरी की सर्जिकल स्ट्राइक्स। फिर उसके बाद आप लिखोगे ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। तो आप कहोगे कि हार्ड पावर विच इज मिलिट्री, एंड सॉफ्ट पावर, एंड इसी के हार्ड पावर सॉफ्ट पावर बैक्ड बाय प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में नेट ग्रिड, प्लानिंग में मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन, ये मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन ऐसे करके आप लिखोगे। एंड देन दिस इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ मार्क्स। ठीक है। चलिए ऐसे लिखते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन में। बिकॉज इन द एग्जामिनेशन एवरीबडी इज राइटिंग व्हाई वुड यू गेट द टॉपर रैंक, बिकॉज by this, you are trying to tell him that yes, I can think deeper. Tomorrow, if you make me an IAS officer, I can bring up a multi-dimensional solution to problems of India. चलिए, हाइब्रिड टेररिस्ट देखते हैं, ये कौन से होते हैं? दे आर नॉट अल्ट्रास, मतलब ऐसे नहीं कि एकदम एक्सट्रीमिस्ट होंगे, बट आर रेडिकलाइज्ड इनफ टू कैरी आउट टेरर अटैक्स। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इन सिक्योरिटी एजेंसीज दे आर डिस्क्राइब्ड एज बॉयज नेक्स्ट डोर हु आर केप्ट ऑन स्टैंड बाय मोड बाय टेरर ग्रुप्स। तो बॉयज नेक्स्ट डोर कि मतलब ऐसे कि इनको रेडिकलाइज करके रखा हुआ है, लेकिन इनको कोई भी टास्क नहीं देते। तो वो कहते हैं कि अल्लाह जब आपको चुनेंगे तो आपका नंबर आ जाएगा, तब तक आप 3 बार नमाज करो, ये करो, वो करो, है ना? अब मैं बार बार इस्लामिक एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ, क्योंकि इस समय पे
एक ही रिलीजन है, मतलब इस्लाम का ही इस्तेमाल ये लोग ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज लास्ट मोस्ट ऑफ इट इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाट, इट इज स्पॉन्सर्ड बाय द पाकिस्तान, ठीक है, इन इंडिया केस, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, बॉयज नेक्स्ट डोर कहते हैं, कि जब भगवान आपको चुनेंगे तो आपका नंबर आ जाएगा। मेजर चैलेंजेस पोस्ट बाय हाइब्रिड टेररिस्ट क्या है भाई? भाई इनको आइडेंटिफाई आप कैसे करोगे? डिजिटल रेडिकलाइजेशन इनकी कैसे रोकोगे? है ना? दे आर इंजीनियर्स, है ना, जो कि साइबर अटैक करते हैं, है ना, तो इनको आप कैसे पकड़ोगे? नेटवर्क्स ऑफ फंडिंग इनकी तोड़नी है, क्यों? अब नेटवर्क ऑफ फंडिंग में दिक्कत क्या है? भाई ये क्रिप्टो का इस्तेमाल करते हैं, है ना, ये क्रिप्टो का इस्तेमाल करते हैं भाई। ओसामा बिन लादेन वाज अ इंजीनियर भाई, वो फॉरेन की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया था। तो आजकल के जो ऐसे होता है ना कि हमको लगता है कि गरीब आ रहे हैं, नहीं भाई, रेडिकलाइजेशन इतनी खतरनाक चीज है ना कि मतलब थोड़ी सी सुई लगा दी उसकी, तो एक एक वेल, मतलब एक आई वुड से कि वेल रैशनल इंडिविजुअल भी अपनी रैशनैलिटी खो देता है। जैसे बुरहान वानी था, है ना, ही वॉज एन एजुकेटेड इंडिविजुअल, और उसने करा क्या उसका देखो, है ना, तो रेडिकलाइजेशन ये करती है। फिर इसके बाद भाई टेक्नोलॉजी की वेपनाइजेशन और स्लीपर सेल्स, ये सब तो है ही, है ना। तो ये चैलेंजेस हैं इनके, कि ये स्लीपर सेल की तरह एक्ट करते हैं, कि मतलब ये लोग सोते रहेंगे टम करके मार के, मतलब मतलब इनको ऐसा काम दिया जाएगा कि आप, मतलब मान लो कि एक टिफिन बॉम्ब बनाया, तो इसको कहा जाएगा कि ठीक है, तू अपने टिफिन बॉम्ब को अपने कॉलेज के बैग में रख, एंड सो बस स्टैंड पे अपना बैग छोड़ के चले जाना, ऐसा काम है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये न्यूज़ में देखेगा कि वहां पे बम ब्लास्ट हुआ, तो ये भी खुश हो जाएगा कि भाई मेरी वजह से कुछ हुआ। बट हाउ विल वी फाइंड आउट कि यही था? क्यों? क्योंकि ये दिखते ही बहुत कॉमन से, है ना, ये पहनते हैं हमारे जैसे कपड़े, ये रहते हैं हमारी जैसी ही हमारे जैसे ही, और ये हमारे ही मीन्स ऑफ कम्युनिटी ट्रैवल में घूमते हैं, ठीक है, और ये बहुत ही नॉर्मल लाइफ जीते हैं, इनके घर में किसी को नहीं पता होता, और ये सब ये क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि थ्रिल है। क्या है? थ्रिल है ना, कि तुमने बम प्लांट करा, थ्रिल है, और इनको लगता है कि भाई ये इससे क्या कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, या फिर एक अपनी, मतलब अपनी जो ग्रेटर सॉवरेनिटी है उसे अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर एक बार पुलिस के हाथ में ये आते हैं, फिर इनको मम्मी मम्मी इनके मुंह से निकलती है, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है ना, तुम अगर इंडिया में टेरर एक्टिविटी, मतलब ऐसे कि 2 मिनट के लिए कोई क्रिमिनल है, उसको शायद पुलिस फिर भी देख ले कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, कोई गरीब होगा। तुम भाई देश की स्टेट को चैलेंज करते हो टेरर एक्टिविटीज में, कोई नहीं छोड़ेगा, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन के हाथ लगोगे सब पीटेंगे तुमको, ठीक है। तो रेडिकलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रेडिकलाइजेशन, अ पर्सन और अ ग्रुप बीइंग रेडिकलाइज्ड व्हेन दे अडॉप्ट strong political, social, and religious goals and aspirations and reject the status quo as well as current national beliefs and representations. तो रेडिकलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रेडिकलाइजेशन का मतलब होता है कि इंडिविजुअल्स, है ना, इंडिविजुअल्स, a radicalized individual, he adopts क्या? He adopts, I would say, ideologies which favor for drastic political and social change, and they reject the status quo and the current national beliefs. ऐसे करके आपको लिखना है कि ये जो रेडिकलाइज्ड होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो इस्टेब्लिश्ड स्टेटस को एंड बिलीव्स हैं उनको हटाते हैं, और ये दे फेवर फॉर ड्रास्टिक पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि फैक्टर्स क्या हैं भाई रेडिकलाइजेशन के? रेडिकलाइजेशन का वही ना, कि मतलब बार बार आपको मोटिवेट करते रहेंगे स्टेट के खिलाफ, कि देखो आपकी स्टेट ये करती है। जैसे मुझे जहाँ तक याद आता है, मैंने देखा है रेडिकलाइजेशन में, मतलब मैं इसे पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में कि रेडिकलाइजेशन करते कैसे हैं। तो ये लोग क्या दिखाएंगे, जैसे पाकिस्तान के मदरसों में रेड मॉस्क होते हैं, रेड मॉस्क में रेडिकलाइजेशन ही की जाती है लड़कों की। उनको ये लोग क्या कहते हैं, मतलब ये लोग क्या करेंगे, बंदूक में नकली गोलियां डालेंगे, और ये अपने लड़कों को ऐसे खड़ा कर दिया, ठीक है, अपने लड़कों को ऐसे खड़ा कर दिया, और कुछ मतलब क्रिमिनल्स को भी साथ में खड़ा कर दिया, मान लो ये क्रिमिनल है, ये लड़का है, ये क्रिमिनल है। फिर उसके बाद ये लड़का खड़ा कर दिया जो कि रेड मॉस्क में पढ़ता है। अब ये लोग क्या करेंगे, गोलियां चलाएंगे, इस पे रबर की बुलेट मारेंगे, इसको चोट लगेगी लेकिन मरेगा नहीं, ठीक है, ये मर जाएगा, ये वाला मरेगा नहीं, फिर ये मर जाएगा। फिर उसको कहेंगे क्योंकि तुमने तुमने बचपन से ही मतलब भगवान का नाम लिया है, इसलिए अब तुम मर नहीं सकते, ठीक है, तुम मरोगे नहीं, तुम्हें काफिरों की गोली लग के छू के निकल जाएगी, कि तुम्हें अपना आदमी मार सकता है लेकिन काफिरों की गोली नहीं लगेगी। तो ये होती है रेडिकलाइजेशन, और फिर उसके बाद ये रेडिकलाइजेशन लेकर ये आते हैं 26/11 का हमला करने। फिर इनके सामने खड़ी हो जाती है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एक गोली लगती है पैर में, फिर कहते हैं काफिरों की गोली लग गई, ये कैसे हो रहा है ना। एंड दिस इज रेडिकलाइजेशन, कि मतलब आपके अंदर वो एक्सट्रीम बिलीफ डाल दिया कि आपको गोली नहीं लगेगी क्योंकि आपके ऊपर भगवान का हाथ आ चुका है, और आपको अब जाके क्या करना है, अब आपको जाके करना है जिहाद। तुम सोच रहे होगे कि क्या ही फालतू की बात है भाई, गोली तो लगेगी ही, है ना, इतना थोड़ी होता है, इतना ही होता है। जब आप
छोटे बच्चे को बचपन में कह देते हो ना कि जैसे बच्चा बाहर जाना चाहता है और माँ कह देती है भूत है मत जाना, भूत है मत जाना। भाई अब तू 30 का हो गया है ना, 30 का 25 का होने वाला है। अभी भी तू अगर अकेले रूम में तेरे को डर लगेगा भूत से, है ना, तू रात को भूत की कहानियां नहीं सुनना प्रेफर करेगा। क्यों? क्योंकि वो बचपन का डर बैठा हुआ है। अगर भूत होता तो भाई कभी ना कभी तो कैमरे पे कैप्चर होता ना। बट अब क्या हो चुका है, अब तो तेरे अंदर डर जो है वो पक्का बिल्ड हो चुका है ना। दैट फियर हैज बीन एनग्रेन्ड इन योर हेड, बिकॉज बचपन में तुमको रोकने का एक ही तरीका था भूत, है ना। तो अब ऐसे भू कर रहे थे तो डर लगता है। तो यही सेम चीज उनके साथ है कि उनको बचपन से यही कहा गया है कि बुलेट आपको लगेगी नहीं। ठीक है, तो फिर उसके बाद वो इंडिया में आते हैं, फिर उनको बुलेट लगती भी है, फिर वो जाते भी हैं ऊपर, उनको फिर यमराज मिलता है। चलिए, यहाँ पे लिखा है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडिकलाइजेशन, तो यहाँ पे भाई हमारी भी गलती है। कैसे? भाई सरकार की एपैथी है ना। अथॉरिटेरियन रूल होते हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे नक्सलिज्म जो थी वो क्यों आई थी। नक्सलिज्म इट वाज बिकॉज जो लोकल पॉलिटिशियंस थे, है ना, वो उनके एक्सप्लॉयटेटिव नेचर्स थे, डिस्क्रिमिनेटरी नेचर्स थे लोकल पॉलिटिशियंस के। उनके पास पावर आ गई तो ये इनोसेंट ट्राइबल्स को क्या करते थे, आई वुड से एक्सप्लॉइट करते थे, है ना। तो वो जो पावरलेस ट्राइबल्स थे उन सब ने मिलके अपनी बॉडी बना ली अंडर चारू मजूमदार, और वहां पे स्टार्ट हो गई नक्सलिज्म। तो इसलिए जब जब पॉलिटी खराब होगी, देश में रेवोल्यूशन होगा ही। जैसे भगत सिंह के टाइम पे था ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट बेकार थी तो भगत सिंह भी आए, खुदीराम बोस आए, कितने सारे लोग आए, है ना। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी एसोसिएशन ये भी आई, है ना। फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी की आईएनए भी आई। तो एचएसआरए हो गया, आईएनए आ गया, ये सब क्या थे, ये सब कुछ एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही तो थी सरकार के खिलाफ। चलिए, एक्सट्रीमिस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनका ऐसा था कि आजादी चाहिए किसी भी तरीके से। एक्सट्रीमिज्म इज नॉट ऑलवेज बैड, है ना। एक्सट्रीमिज्म हमेशा बैड नहीं होती, मतलब 99.99% तो बैड होती है, बट समटाइम्स इट इज फाइन, है ना, समटाइम्स इट इज ओके। मतलब सीधी सी बात है ना, ऑपरेसर के खिलाफ अगर आप ऑपरेसिव होके उस ऑपरेसर को हटा सकते हो तो अच्छी बात है ना, बाद में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर लो। चलिए, लास्ट में तो गांधी जी ने भी कह दिया था, मतलब जब 1942 का साइन आया, है ना, तो गांधी जी भी थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट हो गए, बोलते हैं डू और डाई। है ना, पीस एंड नॉन वायलेंस से कहां पर आ गए, डू और डाई, है ना। और गांधी जी से कहा ये आप कैसी बातें कर रहे हो। वो कहते हैं कि भाई ऐसी शैतानिक रेजीम से, मतलब जो लोग हैं ना, इस शैतानिक रेजीम से इतने ऊब गए हैं कि अब वो ना चाह के भी वायलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर गांधी जी को ब्रिटिशर कहते हैं अरे गुरु ये क्या कर दिया, अब तो दिक्कत हो गई, है ना। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि अच्छा भी उसी से बर्ताव किया जाता है ना जो अच्छा है। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉवर्टी, आइसोलेशन, मार्जिनलाइजेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव, सीधी सी बात है भाई, गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी होगी नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है ना, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में ट्राइबल पंचशील की जो पॉलिसीज थी उनको इस्टेब्लिश नहीं किया गया। जो गवर्नेंस थी, है ना, जो गवर्नेंस थी वहां पे, जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, है ना, उनकी अट्रॉसिटीज की बात होती है। फॉर एग्जांपल पुलिस ब्रुटैलिटी की बात होती है। हमने देखा कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो उनकी आइवरी टावर अप्रोच यहाँ पे दिखती है कि ऊपर से बैठ के गवर्न करते हैं, लोगों से मिलते नहीं है। कोई मिलने आता तो जमीन पे बिठाते थे उनको। इसी के साथ साथ अब ये भी आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो डेप्यूटेशन पे जो ऑफिसर्स जाते थे, है ना, दे कंसिडर्ड यहाँ पे सर्विंग एज पनिशमेंट पोस्टिंग। फिर इसके बाद रिलीजियस इंटॉलरेंस की वजह से भी क्या हो सकता है, रेडिकलाइजेशन हो सकती है। धर्म के बेसिस पे पाकिस्तान पाकिस्तान जो है वो भारत की करता है। सोशल मीडिया पे रेडिकलाइजेशन आप यहाँ पे लिखोगे टीआरएफ, ठीक है। यहाँ पे बीएलए की आप बात लिखोगे, बीएलओ के यूट्यूब चैनल्स होते हैं। फिर इसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे अबाउट लश्कर ए तैयबा एंड बाकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है सबके व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं। डिस्प्लेसमेंट की वजह से भी हो जाएगा। जब डिस्प्लेस आप करोगे तो क्या होगा भाई, लोग लोग दे विल फील एलियनेटेड एंड इट इज इजी टू रेडिकलाइज देम। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इसका एग्जांपल है। ठीक है, आप देख रहे हो ना कि पॉइंट्स कैसे जनरेट हो रहे हैं, पेस्टल अप्रोच लगा के हो रहे हैं। प्लीज भाई, इंटरनल सिक्योरिटी एंड जीएस 3 में लार्जली आप पेस्टल अप्रोच लगाना, नंबर ही नंबर मिलेंगे, बहुत नंबर मिलेंगे। ठीक है, जीएस 3 में पेस्टल अप्रोच मस्त लगती है, स्पेशली इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर पेस्टल अप्रोच मस्त लगती है एकदम, बहुत ही बढ़िया तरीके से टक करके लगती है, बहुत अच्छे अच्छे नंबर आते हैं। ठीक है, पेस्टल अप्रोच लगानी है।
इसके बाद लोन वुल्फ अटैक होते हैं। ये क्या होता है? एक वॉलेंट टेररिज्म के एक्शंस होते हैं विच आर कैरिड आउट बाय इंडिविजुअल्स एक्टिंग ऑन एक्सट्रीमिस्ट बिलीफ। तो यहाँ पे दिक्कत क्या होता है ना, कि ये जो एक्टिविटीज होती हैं, है ना, इसमें क्या होगा ना, आदमी आएगा, मतलब ही विल डू सम एक्टिविटी, अगर पकड़ा गया, है ना, मान लो कि अभी यूट्यूब पे आईएसआईएस के वो वीडियो देख रहा है, और उसको दिखता है कि भाई आईएसआईएस के व्यू वीडियोस देखता है, और वहां पे आईएसआईएस ज्यूस के बारे में बहुत बुरा बोल रहे हैं, है ना, ज्यूस के बारे में बहुत ज्यादा बुरा बोल रहे हैं कि जूस ये करते थे वो करते थे। अब क्या होगा कि वो इंडिविजुअल ने देखा कि भाई यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जूस जो हैं वो घूमने फिरने आते हैं। तो ये जो आदमी था, इसने देखा कि ज्यूज ऑस्ट्रेलिया में घूमने आते हैं, भाई ये फादर और सन का जो डुओ था अभी जो रिसेंटली न्यूज में आया, इन लोगों ने ज्यूज के ऊपर गोली चलानी शुरू कर दी। तो वो क्या थे? वो लोन वुल्फ अटैक थे, क्योंकि हमको समझ ही नहीं आया कि भाई वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने कराए, कब कराए। इट वाज जस्ट दैट कि दे वर रेडिकलाइज्ड ऑनलाइन। फिर उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग लेने के लिए फिलीपींस गए, फिलीपीन से वापस आए, और उसके बाद उन लोगों ने हमला कर दिया, अपना ही दिन चूज करके हमला कर दिया ज्यूस के खिलाफ, है ना। तो ये सब क्या है? ये लोन लोन वुल्फ अटैक्स हैं, ठीक है, दीज आर लोन वुल्फ अटैक। लोन वुल्फ का मतलब क्या होता है? ये अकेले घूमते हैं, इनको एक टास्क दिया जाता है और पूरी ऑटोनॉमी होती है, जब आप चाहें वो टास्क को कैरी आउट कर दो, और अपने आप को ट्रेन करते रहो उस टास्क के लिए जब तक आप कैरी आउट नहीं कर रहे। तो क्या होगा? सिंप्लिसिटी, इट इज लो कॉस्ट, मिनिमल प्लानिंग एंड क्विक एग्जीक्यूशन। ठीक है, कॉपी कैट इफेक्ट होता है, एक ने फिर वो हमला किया तो दूसरा भी करने लग जाएगा। बैंड वैगन इफेक्ट होता है कि मतलब एक आदमी ने करा, है ना, एक ने करा, फिर उसके बाद कहने लग गए कि हम भी, मतलब ऐसे कि मतलब हर कोई जो है फिर उस रास्ते पे चलने लग गया। ठीक है। एंड ऐसे जब आप टॉपिक्स लिखते हो ना, आप कोशिश करोगे कि आप रिलीजियस फॉल्ट लाइन को बहुत कम लेकर आओगे। आप टेररिज्म, जैसे मैं कहता हूँ ना कि भाई, जैसे कि क्या कहते हैं, मतलब कि टेररिज्म की कोई रिलीजन नहीं होती, टेररिस्ट की कोई रिलीजन नहीं होती, टेररिस्ट की कोई भी रिलीजन नहीं होती। ठीक है, टेररिस्ट की कोई रिलीजन नहीं होती, तो आप वहां पे रिलीजन रिलीजन मत खेलना। ठीक है, ऑफ कोर्स वी विल राइट अबाउट जो कि इल्स हैं, जैसे कि खालिस्तानी मूवमेंट हो गई, है ना। फिर उसके बाद आप लिखोगे अबाउट वट एवर इज हैपनिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। बट ट्राई करना है ना, कि हम इन इन फॉल्ट लाइंस को मतलब ज्यादा ऐसा ना लिख दें कि वी साउंड एज समबडी जो कि भाई एक एक पर्टिकुलर पूरे के पूरे ग्रुप को मतलब मानता है जिम्मेदार, ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। चलिए, यहाँ पे बायो टेररिज्म को देखते हैं। बायो टेररिज्म में क्या होता है कि आप जो एक आपकी जो एनिमी स्टेट है वो क्या करेगी? रिलीज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स और टॉक्सिन्स टू हर्ट और किल पीपल, एनिमल और प्लांट्स, टू इंटिमिडेट और फोर्स गवर्नमेंट और सिविलियन पॉपुलेशन टू प्रमोट पॉलिटिकल और सोशल एम्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? बेसिकली बायोलॉजिकल एजेंट्स का इस्तेमाल होगा इन द वॉरफेयर। ठीक है, बायो टेररिज्म आप सिंपल सी चीज लिखोगे, बायो टेररिज्म में क्या होता है? रिलीज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स और टॉक्सिन्स, रिलीज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स और टॉक्सिन्स, है ना, बायोलॉजिकल एजेंट्स और टॉक्सिन्स इन द यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स और टॉक्सिन इन द वॉरफेयर। ठीक है, बायो टेररिज्म यही होगा। ठीक है, अब बायो टेररिज्म लिखा है तो टेररिज्म में थ्रेट भी आता है ना, तो आप क्या लिखोगे? यूज और थ्रेट ऑफ यूजिंग बायोलॉजिकल एजेंट्स और टॉक्सिन्स, है ना, which have the potential to hurt or kill, which has the potential to hurt or kill individuals, ठीक है, and forcing the and basically using it as a weapon to forward their political agendas। ऐसे करके आपको लिखना होता है। देख रहे हो ना कि मुझे भी डेफिनेशन बनाने में डिफिकल्टी हो रही है, भाई मैं भी तुम्हारे साथ ही पढ़ रहा हूँ, है ना। बट द आइडिया इज कि मतलब आई गो वन स्टेप फॉरवर्ड, आई ऑलवेज गो एंड ट्राई टू टेल माई सेल्फ कि मैं एग्जाम में कैसे लिखूंगा। एंड दैट इज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग दिस सीरीज, कि आपको समझ में आता है कि कैसे जीरो से हीरो की जर्नी हम साथ में कर रहे हैं। अब जब बायो टेररिज्म की बात आएगी तो आप क्या लिखोगे? इट इज यूज ऑफ बायोलॉजी, यूज, और आई वुड से कि यूज और थ्रेट ऑफ यूजिंग बायोलॉजिकल एजेंट्स और टॉक्सिन्स, बायोलॉजिकल एजेंट्स और टॉक्सिन्स टू व्हाट? टू हर्ट और किल पीपल, है ना, टू हर्ट और किल पीपल। ये लिखना अच्छे नहीं होगा। टू फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड द पॉलिटिकल टू फॉरवर्ड देयर पॉलिटिकल एजेंडास, है ना, टू फॉरवर्ड देयर पॉलिटिकल एजेंडास इज नोन एज बायो टेररिज्म। चैलेंजेस क्या होंगे भाई? सीधी सी बात है कि उस टॉक्सिन के बारे में इंफॉर्मेशन लिमिटेड होगी, एक टाइम लैग होगा उस टॉक्सिन की वैक्सीन को डेवलप करने के लिए, है ना। आप उसको डिटेक्ट कैसे करोगे? कोई टॉक्सिन, जैसे भाई इनिशियली तो समझ में नहीं आ रहा था ना कि कोरोना डिटेक्ट कैसे होगा, फिर उसके बाद पता चला कि आरटीपीसीआर से डिटेक्ट हो जाता है, तो आरटीपीसीआर एक नॉर्म बना, डिटेक्ट हो गया, फिर कंट्रोल कैसे करना है, उसको कंटेन कैसे करना है ना, वो हमको नहीं पता चलेगा। मोटिव क्या था, है ना, और कहाँ से, मतलब उसका आई वुड से सोर्स,
उसकी सोर्स क्या थी हमको पता नहीं चलेगी। तो ये दिक्कत है। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि कल चाइना या कोई भी ऐसी कंट्री जो कि साइंटिफिकली एडवांस है, वो एक ऐसा वायरस बनाती है, वो एक ऐसा वायरस बनाती है जो कि डेडली है। और वो जो वायरस है वो किसको, मतलब उसका उसका एक ही खाने का वो है प्रोटीन। और एक स्पेसिफिक टाइप का वो प्रोटीन खाता है जो कि भारत की किसी दाल में मिलता है। तो क्या होगा, अब मान लो कोई ट्रैवलर या कोई आया है ना, तो वो क्या करेंगे, वो इस दाल, ये जो स्पेसिफिक दाल है ना, इस दाल के अंदर वो वायरस आ गया मान लो। अब हर इंसान जो इस दाल को खाएगा, है ना, तो क्या होगा, इस दाल जो भी इसको दाल को खाएगा या उगाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, वो वायरस उसकी होस्ट की बॉडी में ट्रैवल करेगा। अब उस होस्ट की बॉडी से ट्रैवल करते करते क्या होगा, वो स्प्रेड होने लगेगा कोरोना की तरह। एंड फिर उसका जो इम्पैक्ट होगा वो किसके ऊपर हो जाएगा, पूरे के पूरे इंडिया में वो फैलने लगेगा। तो आप देख रहे हो, अब बुलेट ही नहीं, बस एक स्ट्रैंड ऑफ वायरस ही काफी है पूरे के पूरे देश की इकोनॉमी को झुकाने के लिए। तो बायो टेररिज्म जो था, है ना, ये इसने एक रिन्यूड फोकस लिया किसके बाद, कोविड 19 के तरह बाद। और इसलिए अब भारत सरकार जो है वो क्या करती है, वो एक्टिव मॉनिटरिंग करती है इंडिया के अंदर फॉर एनी कोविड रिलेटेड एक्सर्जेंसीज, ताकि सरकार उसके लिए प्रिपेयर्ड रहे। ठीक है। तो ऐसे मतलब अगर आप देखोगे ना, अभी भी आरटीपीसीआर के टेस्ट होते रहते हैं कहीं भी, मतलब रैंडमली अगर आप जाओगे कहीं पे, तो आप देखोगे कुछ लोग खड़े हैं और वो आरटीपीसीआर कर रहे हैं। भाई वो कोविड 19 के लिए नहीं है, वो सर्वेलेंस के लिए, कि कहीं कोई और नया वायरस का स्ट्रैंड तो नहीं आ रहा, है ना, वो देखने के लिए। ठीक है। तो तो इसका एक ही, बायोटेररिज्म का एक ही तरीका है, अर्ली डिटेक्ट करो, वैक्सीन बनाओ और बचो। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि व्हाट आर द मेजर्स नीडेड टू टैकल बायोटेररिज्म। पहला क्या होगा, बायोटेररिज्म को नेशनल सिक्योरिटी के साथ इंटीग्रेट करना। रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑफ बॉर्डर बायो सिक्योरिटी फोर्स। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि नेशनल रैपिड डिप्लॉयमेंट, अरे क्या है भाई, ये इसे छोड़ो ना। आप लिख सकते हो नेशनल बायो सिक्योरिटी फोर्स होनी चाहिए। ठीक है। एक डेडिकेटेड फोर्स होनी चाहिए, मिलिट्री पुलिस एंड हेल्थ की, फॉर स्विफ्ट स्विफ्ट रिस्पॉन्स। इसके बाद नेशनल स्ट्रेटजीज फॉर बायो इंटेलिजेंस। तो भाई आप लिखोगे सिर्फ बायो इंटेलिजेंस। आप लिखोगे कि बायो सेफ्टी एंड रिसर्च फैसिलिटीज होनी चाहिए, मतलब रिसर्च फैसिलिटीज विच इंश्योर बायो सेफ्टी। इसके बाद आपको क्या करना है, बायो सर्वेलेंस के मैकेनिज्म्स लेकर आने, एंड कंट्रोलिंग ड्यूल यूज टेक्नोलॉजीज। चलो ठीक है, ये थोड़ा सा वो फार फेच्ड हो जाता है, बट आप ये कहोगे कि जो बायोलॉजिकल एजेंट्स है ना, उनकी मिसयूज को वेपनाइज करने से रोकना है। जैसे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, वैसे ही न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के आधार पे ही हमको जो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं जिनका ड्यूल यूज है ना, उनको रेगुलेट करना पड़ेगा इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है। चलिए, अब मेरे को ये समझ में आया। ठीक है। अब मैं ये मान के चलता हूँ, मतलब मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरा बायो टेररिज्म का जो टॉपिक है वो वीक है। जब भी मेरा कोई भी एक टॉपिक वीक होता है ना, जब भी मेरा एक टॉपिक वीक होगा, मतलब मैं मेरा कहता हूँ तो हमारा, जब भी अपना एक कोई भी टॉपिक वीक होगा तो हम क्या करेंगे, उस टॉपिक के अंदर कीवर्ड्स निकालेंगे। जैसे बायो टेररिज्म की बात आएगी तो मैं क्या बोलूंगा, बायोटेररिज्म इज यूज और थ्रेट गिवन टू a threat given to bioterrorism is use or giving threat of biological agents biological agents, है ना, biological agents to forward political, I would say forward political agendas। ठीक है। ऐसे करके मैं लिखूंगा कि ये बायोटेररिज्म होती है। भारत के अंदर हमने क्या देखा, कि भारत के अंदर हम देख रहे हैं कि बायोटेररिज्म से डील करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। हम कहेंगे कि बायो सिक्योरिटी के अंदर रिसर्च। हम कह रहे हैं कि बायो सेफ्टी फोर्स होनी चाहिए, नेशनल बायो सेफ्टी फोर्स। ठीक है, बीएसएफ, एनबीएसएफ। ठीक है। मुझे ये दिखा, बायो सिक्योरिटी में रिसर्च, नेशनल बायो सेफ्टी रिसोर्स। इसी के साथ साथ सर्वेलेंस मैकेनिज्म्स होने चाहिए, है ना, सर्वेलेंस मैकेनिज्म्स होने चाहिए। वो हमने देखा जो कि यहाँ पे लिखा है। कहाँ गया, हाँ यहाँ पे, अम, ये रहा, बायो सर्वेलेंस, है ना। इसी के साथ साथ बायो इंटेलिजेंस, तो मैं लिखूंगा कि मेरे पास क्या होनी चाहिए, बायो इंटेलिजेंस नेटवर्क्स होने चाहिए। तो ऐसे करके मैं इवैल्यूएटर का दिल जीतने की कोशिश करता हूँ एग्जामिनेशन में, जहाँ पे मुझे ज़्यादा नहीं आता, है ना, कि बायो इंटेलिजेंस, बायो सर्वेलेंस, है ना। और फिर लिख देंगे कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की जैसे ही जो ड्यूल यूज टेक्नोलॉजीज हैं उनका उनको उनके उनकी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जैसी ऑर्गेनाइजेशन हम बना सकते हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी एक्टिवली मॉनिटर करती है स्प्रेड ऑफ
ऐसे ऐसे मतलब आई वुड से स्प्रेड ऑफ वायरसेस है ना, एंडेमिक एंड एपिडेमिक वायरसेस को जो WHO वो भी सर्वेलेंस करती है। तो आप लिखोगे ग्रेटर कोलैबोरेशन विद WHO फॉर एक्टिव एक्टिव सर्वेलेंस इन दी साउथ एशिया रीजन। ऐसे करके मैं एग्जाम में लिखूंगा कि मैं ऑर्गेनाइजेशंस के नाम ड्रॉप करूंगा ताकि मेरा जो आंसर है वो एनरिच्ड लगे, है ना। मुझे पता है ना भाई, मैं कोविड आया था तो कोविड में ही मतलब बायोलॉजिकल कोई चीज होगी जिससे मैं बीमार हो सकता हूँ, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मैंने बिठा रखी है। तो इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन में इनको बार बार पढ़ते हो और आप क्या करते हो, अपनी प्रिपरेशन के अंदर अपने थॉट्स के अंदर लेयर्स लेकर आते हो। ठीक है। लास्ट टॉपिक है साइबर टेररिज्म। साइबर मतलब इंटरनेट का इस्तेमाल करना अपने टेरर टेरर की फिल आइडियोलॉजी को फॉरवर्ड करने के लिए। तो इसमें आप लोग क्या करते हो, आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो किस चीज़ के लिए, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने के लिए, फाइनेंशियल सिस्टम्स को डाउन करने के लिए, हमारा जो इंपॉर्टेंट डेटा रिसोर्सेज है उनको लीक करने के लिए। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा साइबर टेररिज्म का एग्जांपल, जहां पे हमारा आधार का डेटा लीक हुआ। हमने देखा कि कुंडम न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर हमला होता है 2019 में, है ना। समथिंग लाइक दिस यू विल राइट। इसके बाद हमने एक और देखा था वोल्ट टाइफून। वोल्ट टाइफून जो कि चाइना या नॉर्थ कोरिया के द्वारा ऑर्केस्ट्रेटेड था, है ना, टुवर्ड्स व्हाट, जो कि गुआम के अंदर जो मिलिट्री डेटा सेंटर्स हैं यूएसए के, उसके ऊपर अटैक था ये वाला, है ना। तो ऐसे करके आपको रीसेंट एग्जांपल्स में भी लिखना है। अब यहाँ पे इसके दो डायमेंशंस होते हैं साइबर टेररिज्म के, इंटरनल होते हैं, ठीक है, और एक्सटर्नल्स भी होते हैं, इंटरनल टेररिज्म एंड एक्सटर्नल टेररिज्म। अब अभी अभी रिसेंटली हमने क्या करा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के को अमेंड, उसके मतलब उसके जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं उनको अमेंड करा, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, नेशनल सिक्योरिटी अमेंडमेंट एक्ट हम लेकर आए थे। और उसके अंदर हमने एनआईए को क्या दी है, पावर दी है कि वो क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स होते हैं उनको भी वो डील कर सके उससे भी। ठीक है, मान लीजिए कि भाई म्यांमार से कभी साइबर अटैक इंडिया के अंदर होता है, तो भारत सरकार म्यांमार की सरकार को कहेगी कि एनआईए इन्वेस्टिगेट करना चाहती है। तो वहाँ की लोकल पुलिस के साथ या फिर जो सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन होगी म्यांमार की, उसके साथ मिलके एनआईए कोलैबोरेट करके उनको पकड़ेगी और फिर इंडिया के अंदर उनको लेकर आएंगे। वे फॉरवर्ड क्या है, सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ा दो, इंटर एजेंसी में कोऑर्डिनेशन, मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है भाई, आप हर किसी को इन्वॉल्व करो। जो साइबर अटैक होगा इंडिविजुअल पे होगा तो उसको क्या करो, उसको अवेयर करो कि भाई ऐसे अपने पासवर्ड्स को थोड़ा सिक्योर रखो, फालतू में लोगों को अपनी आईडी शेयर मत करो, है ना। फिर इसके बाद सरकार इनिशिएटिव लेके आएगी, फॉर एग्जांपल साइबर सुरक्षित भारत, है ना, साइबर सुरक्षित भारत ऐसे करके लेकर आएगी। फिर उसके बाद साइबर स्वच्छता केंद्र करके है। फिर इसी के बाद हमने I4C बनाया हुआ है ना, इंटीग्रेटेड साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। फिर इसके बाद हमने और क्या देखे थे, और हमने कौन से इनिशिएटिव देखे हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर, हमने देखा है कि बॉटनेट रिमूवर रिमूवर एप्लीकेशंस जो हैं वो किसने बनाई है, CERT ने बनाई है, जो कि फ्रीली अवेलेबल है। आप भी डाउनलोड कर सकते हो बॉटनेट रिमूवर एप्लीकेशंस को, अपने सिस्टम में डाल सकते हो, और वही सेम चीज़ आप डाल सकते हो इन योर फोन ऑल्सो। मैं भी डाल के देखता हूँ भाई इस सेशन के बाद कि वो चलता भी है। फिर इसके बाद इंटरनेशनल कोऑपरेशन, तो यहाँ पे कह रहे हैं एन इंटरनेशनल कंसेंसस शुड बी बिल्ट अमंग नेशंस एंड वेरियस IT रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस टू फॉलो सर्टेन गाइडलाइंस इन रेगुलेटिंग इंटरनेट यूज। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप बोलोगे कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी वो, फ्रांस में है ना, अच्छा ठीक है नाम याद नहीं आ रहा। अरे वो इकोनॉमिक यूनियन थी ना फ्रांस में, GPI, हाँ GPAI, हाँ। तो आप ये भी लिख सकते हो कि GPAI जो हुआ था, जो कि फ्रांस और इंडिया ने को चेयर करा था, यहाँ पे कहा गया था कि रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई होना चाहिए एंड प्रिवेंटिंग द यूज ऑफ एआई फॉर साइबर टेररिज्म, है ना, कि एआई की एक्सेस साइबर टेररिज्म के लिए जो होगी उसको हम रोकने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद आप FATF की बात कर सकते हो कि FATF जो होता है ऐसी कंट्रीज को ग्रे लिस्ट करता है, ऐसी कंट्रीज को ग्रे लिस्ट करता है जो कि साइबर टेररिज्म को फॉरवर्ड करती हैं। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, बिग डेटा, ताकि आप क्या कर सको, एंड कैन बी यूज टू कैच फ्रेज रिलेटेड टू रेडिकलिज्म एंड डिलीट एनी सच कंटेंट। हाँ भाई, बिग डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कहते हैं कि जैसे पुरानी प्रोसेसर्स होते हैं, जो पुराने प्रोसेसर्स हैं ना, वहां पे कहा जाता है कि जब पुराना प्रोसेसर एक स्ट्रोक मारता है पेंट का, तो एआई पूरी की पूरी पेंटिंग बना देता है। इतना इतना डिफरेंस आता है एआई और प्रोसेसिंग का। तो आप क्या लिखोगे, एआई और बिग डेटा
एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके हम इंटेलिजेंट सिस्टम्स बना सकते हैं जो कि ऑटो रिपोर्ट कर दे किसको, साइबर टेररिज्म के रिलेटेड पोस्ट को, है ना, ऐसे करके आप एग्जाम में लिखोगे, है ना। तो इसीलिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि भाई ऑलवेज बी समबडी हु इज अ टेक सेवी, कि जब वो बात करेंगे कि टेररिज्म आती है तो आप लिखोगे स्मार्ट फेंसिंग का इस्तेमाल हो सकता है, थर्मल इमेजिंग का इस्तेमाल हो सकता है ना। हम अंडरग्राउंड ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार का इस्तेमाल कर सकते हैं टनल्स को डिटेक्ट करने के लिए। आप कहोगे कि हम एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम साइबर टेररिज्म के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकें। अगर वो कहते हैं कि क्रिप्टो की दिक्कत आती है, कि क्रिप्टो कि मतलब क्रिप्टो का की प्रॉब्लम है, कि मतलब क्रिप्टो को ट्रैक नहीं कर सकते, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि आधार और पैन कार्ड का इस्तेमाल करके और जो क्रिप्टो से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है इंडिया के अंदर, उनको रेगुलेट करके हम क्या कर सकते हैं, हम क्रिप्टो का फुटप्रिंट को भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। समथिंग लाइक दिस यू विल राइट इन द एग्जामिनेशन, बी अ टेक सेवी इंडिविजुअल। और आज हमने दो चीजें सीखी। पहली चीज क्या थी, पहली चीज ये थी कि भाई आप टेक सेवी रहो, ठीक है, आप आप टेक सेवी रहो। और दूसरी चीज हमने क्या देखी कि भाई इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉ, ऑफ कोर्स लीगल, एंड फिर उसके बाद ऑफ कोर्स भाई हिस्टोरिकल पहले लिखेंगे ना, हिस्टोरिकल से डायग्राम बना सकते हैं। भाई ये क्या लगता है भाई, क्या आंसर बनेंगे, एच पेस्टल लगा लो या स्पीच लिट, बहुत सारे आते हैं ना, कोई भी लगा लो, बट भाई क्या लगते हैं भाई इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर, क्यों? क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी में दिक्कत ये है ना कि पॉलिटिकल दिक्कतें हैं, इकोनॉमिक दिक्कतें हैं, सोशल दिक्कतें हैं, है ना। भाई आई थिंक इफ एनी एस्पिरेंट हु वांट्स टू राइट जीएस 3 का इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चंस, भाई वो अपने नोट्स ही भाई एच पेस्टल के फॉर्म में बना ले और टेक सेवी रहना एग्जामिनेशन में, है ना। टेक के एग्जाम्पल देने, एग्जाम्पल से ही आप इस एग्जाम इसको जीतोगे। सो विद दिस वी हैव फिनिश चैप्टर 5, अब हमको करना है चैप्टर 6।